So, in the previous sessions, we have understand some concepts regarding the ethics, and we have seen many examples and the scholars. This is one of the important sessions which we are going to start, and the sessions are based on the theoretical foundation or theories of ethics. तो theories of ethics को शुरू कर रहे हैं. आज हम पहली थ्योरी लेंगे, and that is regarding the theory of utilitarianism. The theory of utilitarianism. अब अगर मैं आपको सिंपल सी बात पूछूं कि यूटिलिटेरियनिज्म, अगर हम इसको वर्ड ब्रेक करें तो यूटिलिटी समझते हैं. यूटिलिटी यूटिलिटी यानी कोई चीज जो काम की यानी यूजफुल है ना. तो इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ यूजफुलनेस. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो स्कॉलर है, दो थिंकर है, जेरनी बेंथम प्लस जेएस मिल. हम कई सारी फिलोसॉफीज में और ऑप्शनल्स में भी पढ़ते हैं, खासकर सोशियोलॉजी में कई बार पढ़ते हैं हम, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी इनका रेफरेंस लेते हैं. सो ये थ्योरी कहती क्या है, इसको समझेंगे, फिर हम आज देखेंगे कि आज की डेट में इसका एप्लीकेशन क्या है. तो इसको हम देखेंगे एप्लीकेशन, बट इससे पहले हम समझते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है. पहले देखो, ये थ्योरी फोकस करती है कि अगर हमारा कोई एक्शन है, हाउ दिस एक्शन, what is the manner, what is the intent, what is the consequence, whatever we have to think about this action. लेकिन ये जो एक्शन है ना हमारा, वो कैसे that can bring most happiness for the greatest number. Happiness for the greatest number. अच्छा, आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो लिबर्टी और फ्रीडम को तो कॉम्प्रोमाइज करने की बात करेगा. भाई, एक इंसान जो अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के साथ जीना चाहता है, और दूसरा इंसान जो लिबर्टी और फ्रीडम के साथ जीना चाहता है, ठीक है, और एक जो बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज चाहिए लाइफ में, तो वो तो यही कहेंगे कि ये दो लोग जो लिबर्टी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये यूटिलिटेरियनिज्म को वायलेट कर रहे हैं क्योंकि ये सबका यूजफुलनेस देख नहीं रहे. क्या ये सही? ये बिल्कुल गलत है. तो ये मिस इंटरप्रिटेशन. कैसे मैं समझाता हूँ. देखो, यूटिलिटेरियनिज्म ये नहीं कहता बेसिकली कि आपका जो राइट्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो फॉर ग्रेटर गुड. यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन्स? दैट इज सिंपली मीनिंग कि आप अपने राइट्स को किस तरीके से एंजॉय करें, किस तरीके से उस प्रिविलेज को, उस नेचुरल, जो हम कहते हैं नेचुरल राइट्स ऑफ ह्यूमंस, उसको एक्सरसाइज करें कि ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का काम करता है. ठीक है. इट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स बाय यू, मैं लिखता हूं यहाँ पर, द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स shall lead or promote happiness. That's it. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इट मीन्स ओनली focusing on the one of the most important factor, one of the most important essentials of human living, that is called as ethical living. Organize yourself, organize your life, organize your actions
in a manner that it leads to happiness for greatest number. Simply it promotes happiness for everyone. सो ये इंस्पायर करता है रेदर देन कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। हाँ, लेकिन अगर आपका राइट्स को एक्सरसाइज करने का जो मैनर है वो जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्टरबेंस हो सकता है, बहुत सारे लोगों की राइट्स को हार्म हो सकता है, सोसाइटी की बेसिक जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तब आपको अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके अधिकारों को एक्सरसाइज करना समाज के या कई सारे लोगों के अधिकारों को छीनना, इतने बड़े अधिकार नहीं हो सकते किसी एक व्यक्ति के। तो बेसिकली जो मिस इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही नैरो है, माइंडेडनेस दिखाती है। क्योंकि ये एक जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, पिछली क्लास में भी लिया था, जैसे वॉक कल्चर है। तो बहुत लोग वॉक कल्चर को, यानी जो एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटीज का जो अ, अभी राइट्स को लेकर डिमांड होती है अलग अलग, तो इनका क्या होता है कि हर समय अलग अलग राइट्स की डिमांड उठती है। जो वॉक कल्चर है ना, वो बेसिक सोसाइटी में जो मेंबर्स रह रहे हैं ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ, अब वॉक कल्चर या एलजीबीटीक्यू, ठीक है, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी जो है वो तो माइनॉरिटी है ना, इट इज अ माइनॉरिटी, ठीक है। बट क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस नेशनल लेवल पे रहती है, मतलब कि हर देश में या बहुत सारे देशों में इसकी एक पॉपुलेशन है माइनॉरिटी की फॉर्म। अब इनका क्या बेसिक कंसर्न है कि हमारे फ्रीडम, हमारी राइट्स के लिए आप अपनी राइट्स को कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस कर लो, और हमारा जो आर्गुमेंट है वही सुपीरियर आर्गुमेंट है। तो ये यार, मतलब ये कैसे एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी? तभी ये जो है ना काउंटर बन जाता। और आपको एक बात बताऊं, ये लोग बोलते हैं कि यार ये एक वेस्टर्न आइडिया है, ठीक है। पहली बात मैं इसको भी काउंटर कर देता हूँ, एक वेस्टर्न आइडिया कतई वेस्टर्न आइडिया नहीं है, पर इसके पीछे जो नेरेटिव है वो वेस्टर्न है, हो सकता है वेस्ट का, कि सोसाइटीज को बर्बाद कर देगा, सोसाइटी में फॉल्ट लाइंस को डेवलप करने का। ये जो राइट्स है, इंडिया की सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल, इसलिए इनको नहीं देती, ये भी कतई नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप सभी ने देखा होगा, देयर विल बी ड्यूरिंग इवन, आई बिलोंग टू उदयपुर रीजन ऑफ राजस्थान, सो यहाँ पर जो मेवाड़ रीजन है उसमें जो आर्मी होती थी, उसमें भी कई सारे लोग इन्हीं कम्युनिटी से रिक्रूट होते थे। इवन ट्रेडिशनली दे हैव बीन accommodated in Indian society. There is no issue with it. But the society has a larger concern with regards to the idea of कि अगर ये कोई एडॉप्शन करते हैं बच्चे का, so what type of socialization this boy will it, this boy और गर्ल और जो भी जिसको भी ये अडॉप्ट करते हैं, क्या ये सोसाइटी के साथ जो है एकोमोडेट कर पाएगा? तो ये लार्जर कंसर्न की वजह से सोसाइटी ने ये राइट इनको नहीं दिया था। बट ट्रेडिशनली दिस कम्युनिटी वाज ट्रेडिशनली एंड सिविलाइजेशनली वाज पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसमें कोई हाइप बनाने की जरूरत नहीं कि एलजीबीटी की कम्युनिटीज की इंडिया में तो ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, इनको कभी एकोमोडेट नहीं किया। देखो ये फालतू की बात है। वेस्टर्न जो आइडिया है ना, बेसिकली ये वेस्टर्न आइडिया से ज्यादा वेस्टर्न नेरेटिव है, जो सोसाइटी के अंदर एक नई ग्रुप को एमर्ज करवा के फॉल्ट लाइन को क्रिएट करवाता, ताकि सोसाइटी के अंदर एक डिस्टर्बेंस का एलिमेंट बन जाए। हमारी सोसाइटी का बेसिक सोशल जो फैब्रिक है ना, ब्यूटी है, कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके फाइन बैलेंस को, उसकी फाइन ब्यूटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए
कि ये जिस चीजों की बात करते हैं, आप उनके देश में जाके देखिए, बेसिक दो ग्रुप को नहीं संभाल पाते ये लोग, बेसिक अपनी सोसाइटी को नहीं संभाल पा रहे। इवन द कोलैप्स ऑफ फैमिली सिस्टम, सी द कोलैप्स ऑफ फैमिली सिस्टम इन द वेस्टर्न कंट्रीज, देख लीजिए आप। तो इनको सुपीरियर और इनकी थॉट्स को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इनके लेंस से देखने को खत्म कर दिए। वी हैव विजनरी लीडर्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी हैव विजनरीज लीडर्स, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, वी हैव इवन we have our own human reasoning, our own way to understand and take our own wisdom। भाई हम कोई किराए की दुकान से देश थोड़ा ना चला रहे, हमारे पास अपना विवेक है, हमारी खुद की अपनी एक प्रभुत्वता है जिससे हम सिस्टम को चल रहा है। सो यही बात थी यूटिलिटेरियनिज्म को लेकर, कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है, actions are good if they bring benefit to the most people, means if your action are as good as it brings benefit or happiness to most of the people or the many people, then that's good। और अगर ऐसा नहीं है, आपकी फीलिंग नहीं है कि आपके एक्शन जो है वो दूसरों को बेनिफिट ना करे, तो आपको ना कौन कह रहा है? लेकिन आपको ये कह रहा है कि आप ऐसा एक्शन ना करें जिससे बहुत लोगों को हार्म हो, तो फिर तो आप नार्सिस्टिक हुए। क्या आप चाहते हो कि आप ऐसा एक्शन करें जिससे बहुत लोगों को हार्म हो? तो यूटिलिटेरियनिज्म को वायलेट हुआ ना भाई। हम कहते हैं ना सर्वधर्म संभव, महात्मा गांधी जी कहते थे ना, तो सर्वधर्म संभव से आपका मतलब सिर्फ सेक्युलरिज्म नहीं। सेक्युलरिज्म तो एक ठीक है, परोस के दे दिया, कहीं से उठा लाया। द आइडिया ऑफ सर्वधर्म संभव, द आइडिया ऑफ इट इज द एसेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन डाइवर्सिटी हमेशा से रही है, खुशहाली से रही है। पॉलिटिकल जब भी यहाँ पर केओस क्रिएट हुआ, यहाँ पर लीडरशिप वैक्यूम देखने को मिला, सोसाइटी का कंसोलिडेशन वीक हुआ, स्टेबिलिटी हटी है, तभी ये इशू क्रिएट हुआ सोसाइटी में कि सोसाइटी के डाइवर्स ग्रुप्स के बीच में एक फॉल्ट लाइन बन गई। और ये चीज हमारे साथ जो है ये नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो हमें हमेशा अपने भारतीय होने पर और हमारे इंडियन होने पर हमें हमेशा इस चीज का इंश्योर करना चाहिए, अगर हम एक एनलाइटेड इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं, समझते हैं, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग नहीं समझते हो सकता है उनको इस बातों की समझ नहीं हो, उन्हें समझाइए, अवेयर कीजिए, आपका काम है एज ए फेलो सिटीजन, एज ए फेलो इंडिविजुअल, एज ए फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, जो भी आप समझते हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल दैट हैज टू बी प्लेड। ओके, अब हम समझते हैं पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि क्लास एथिक्स की है। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो फिलोसॉफी है ना, ये फिलोसॉफी बेसिकली एक पब्लिक सर्वेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस डिबेट को अपन करते हैं। देखो, मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ऐसा एक्शन जो हैप्पीनेस को प्रमोट करे। तो आपके एक्शन का कॉन्सिक्वेंस देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्शन किया कि मैं एक एनजीओ से जुड़ा। आई हैव डिवोटेड माई 2 hours टू दैट एनजीओ एवरी डे, 6 PM to 8 PM, ठीक है। और मैं जो वहां पर बच्चे हैं जो स्कूल जा नहीं पाते हैं, ठीक है, जिनका एजुकेशन या जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, उनके साथ अपना वैल्यूबल टाइम मतलब स्पेंड करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द फिलोसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। बट एक पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या हुआ? ये तो एक बेसिक ह्यूमन है ना, कोई भी जाके कर सकता है काम, पर पब्लिक सर्वेंट और क्या कर सकता है? सो द पब्लिक सर्वेंट विल सर्व द पीपल, ठीक है। एंड पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी करता है विद एटमोस्ट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ, तो वो किसको इंश्योर कर रहा है? वो कुछ चीज को प्रमोट कर रहा है, हैप्पीनेस ही तो प्रमोट कर रहा है। और आप देखिए, अगर पब्लिक सर्वेंट बायस नहीं है,
फेयर रहता है, तो उसको जितने बड़ी पॉपुलेशन के साथ, मान लो एक अफसर है बहुत, वो 2 लाख पॉपुलेशन को देख रहा है, 2 लाख उसके पास पोटेंशियल है टू क्रिएट हैप्पीनेस बाय इफेक्टिवली अपनी ड्यूटी करने का, 2 लाख लोगों को खुशी पहुंचाने के लिए। या अगर कोई टारगेटेड ग्रुप है किसी टारगेटेड स्कीम के लिए, लेट्स से कि 20,000 है उसमें, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, बेसिकली देयर एज ग्रुप इज फ्रॉम लेट्स से 8 years to 18 years, वट एवर, ठीक है। तो इस पब्लिक सर्वेंट के पास अपनी ड्यूटी को एटमोस्ट इंटीग्रिटी के साथ एंड 100% अपने को डिवोट करने पर, ठीक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअली उसको निभाने पर, हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट अ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दैट इज 20,000। तो आप समझ रहे हो आपका रोल एज अ पब्लिक सर्वेंट कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सिग्निफिकेंट है। सो अगर पब्लिक सर्वेंट हैप्पीनेस को इंश्योर करता है, तो उस हैप्पीनेस से क्या होगा, सोसाइटी इमोशनली स्टेबल होगी ना भाई। अ हैप्पी सोसाइटी इज इमोशनली स्टेबल, और इमोशनली स्टेबल सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी होगी। इमोशनली स्टेबल सोसाइटी पीसफुल होगी, है ना, और पीसफुल सोसाइटी प्रॉस्परस सोसाइटी होगी। तो आपका कर्तव्य पब्लिक सर्वेंट होते हुए आपने इस चीज को ठीक किया, और ये चीज अपने आप ठीक हो गई। So your action, your duty has led to a consequence, and the utmost consequence or the largest outcome that you even it is invisible for you, but you have seen the prosperity of the society. यार आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छोटी सी बच्ची थी, एक बार क्या हुआ कि वो क्लास 9th में पढ़ती थी, और उसका इकोनॉमी का कोई चैप्टर था। तो कई सालों पहले की बात है, मैंने उसमें कुछ होता ना, एक गांव की कहानी से शुरू होता है वो डेवलपमेंट वाला, तो मैंने उसके गांव की थोड़ी स्टोरी को कनेक्ट किया, विजुअल्स दिए, बैठ के एक उसकी लोकल डायलेक्ट्स में बातें करते हुए समझाया। यू नो व्हाट दिस गर्ल हैड डू, वो इतनी एंथुसियास्टिक हो गई ना उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। शी स्टार्टेड टीचिंग हर फादर, हर मदर, कुछ उसके जो पीयर ग्रुप के लोग थे उनको। सो वी हैव टू एग्जीक्यूट द एजुकेशन वेल। मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंडिया का। हम इट इज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इट इज इनफाइनाइट एंड इनविजिबल, एंड what is the larger extent to which you can serve the society, infinite. So always remember with this philosophy of utilitarianism that you are not only creating guiding principle for the greatest happiness, but the greatest predictabilities, means कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस से ज्यादा आप, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तो आपके लिए एक इंस्पायरिंग, एक गाइडिंग लाइट है कि आप ज्यादा से ज्यादा, but this greatest happiness will create greatest opportunities and greatest predictabilities. So समझिए, so you have to understand it deeply while reading the newspaper, while reading any articles। आप फाइंड कीजिए कि यार ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी हमने समझी, ठीक है, फॉर दी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ये कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, कौन कौन सी स्कीम गाइड कर रही है। अच्छा, कौन कौन सी स्कीम है, अच्छा सरकार ने जैसे अभी गर्ल चाइल्ड के लिए किस किस कौन कौन सी स्कीम्स आई आज तक, समझिए गवर्नमेंट फोकस क्यों करती है, इसका क्या रिलेशन है, एथिक्स से क्या रिलेशन है, गवर्नेंस से क्या रिलेशन है, ओवरऑल सोशल जस्टिस से क्या रिलेशन है, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, ग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है,
तो think like public servant, that's it. Think like, if you want a career in a public servant, don't think like you are an aspirant. एंड देखो, आप सोच लीजिए कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, अगर डेटा का मैनिपुलेशन होता है तो क्यों होता है, इंसान की फितरत ऐसी क्यों है, why the people at the ground are doing this type of things, why the constable level people has a larger link with the dig for the corruptions, how the corruption is institutionalized in the society. समझिए उसको deeply and find it with the precision facts about the things. Be a rebellious learner. Be a rebellious learner. Don't be a mediocre of a job. हमेशा कहता हूँ ये बात. Don't be a mediocre for a job. Be a rebellious, razor sharp intellect and rebellious learner. Okay. So for a public servant, मैंने बताया आपको, इमोशनली बैलेंस सोसाइटी होगी, और दिस थ्योरी ऑफ यूजफुलनेस से अब थोड़ा हम इसमें यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कनेक्शंस को समझते हैं. ठीक है, देखो अभी मैंने आपको कहा कि द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है ना, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू गिव अ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी. हाउ? थ्रू योर एक्शन. कुछ तुम्हारा एक्शन से हुआ, उस एक्शन का कुछ कॉन्सिक्वेंस था, कॉन्सिक्वेंस क्या था उस एक्शन का, एंड रिजल्ट. ठीक है, और उससे क्या हुआ, हाईली यूजफुल. सो योर एंड रिजल्ट, व्हाट इट विल शोज, इट शोज द कैरेक्टर ऑफ एक्शन ड्रिवर, द इंटेंट. देखना कहीं भी कोई भी अच्छा काम होगा ना, तो हम तो ऐसे हो गए हैं जैसे, हम क्या है, उसके पीछे जितनी टीम लगी थी, प्रोसेस लगा था, उसके पीछे रात दिन जिसकी मेहनत थी, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते. लास्ट में यहाँ पर एक एंड रिजल्ट दिखता है हमें. तो जैसे आप ही हो, आप कई सालों से लगे रहते हो उस एग्जाम में, मेहनत करते हो, हर दिन समझने की कोशिश, अपने आप को बेहतरीन बताते हो और बनाने की कोशिश करते हो, and you recorrect, re-examine yourself. Many times there will setback, खड़े होते हो, even people started to doubting yourself, आड़े टेढ़े गोल देना शुरू कर देते लोग, you never get demotivated by that, and you bounce back and you ultimately clear it. So when you clear it, everyone becomes your relative, everyone becomes your फूआ, your बुआ, सब बन जाते हैं, कोई भाई बन जाता है आपका, कोई बहन बन जाती है आपकी. बट यहाँ पर सब डाउट करते हैं. इट्स ओनली योर बिलीव जो इसको जिंदा रखती है. तो योर एक्शन उस रिजल्ट को जिंदा पर रखती है हर दिन. ठीक है, वैसे ही एक सिविल सर्वेंट के एक्शंस को, जो एनोनिमिटी को लेते हुए, ये एनोनिमिटी एक ज्वेलरी है सिविल सर्वेंट के लिए. ठीक है, उसके कैरेक्टर, उसके इंटेंट, उसकी इंटीग्रिटी की वजह से इतने अच्छे कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं सोसाइटी में. और एक बार मैं और चीज बता दूं, देखो अभी क्या सोशल मीडिया का दौर है, जब आप एक नेगेटिव लूप वाली रील्स को देखना शुरू करोगे तो आपको हमेशा दिखेगा, अरे सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट करप्ट हैं. ठीक है, और पॉलिटिशियन जो हैं बहुत गंदे हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं. ठीक है, नो डाउट इसमें कुछ सच है और कुछ नेगेटिव है, किसी का भी हो सकता है. एक तरफ ऐसा आएगा, और गवर्नमेंट इतनी दुनिया की बेस्ट गवर्नमेंट है, हमने तो सब कुछ ले लिया, हम तो जीवन जागृत गॉड्स, वी हैव इलेक्टेड गॉड्स. दोनों डेंजरस है, both are poisonous. दोनों जहर है. You have to read it, you have to evaluate it, and you have to evaluate in terms of your syllabus, in terms of what is relevant, in terms of the facts. तो ये जो लोडेड कंटेंट होता है ना, डोपामाइन लोडेड, उसको मत देखना कभी भी. ठीक है, देखिएगा आप, और फिर भी यार मतलब उसको अवॉइड करें, उस बिल्ड मत करने दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आपका ब्रेन के पीछे सबकॉन्शियस में वो चीजें चलती रहती है और आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रही होती है. कहीं ना कहीं मेंटली आपके अंदर वो बायसनेस होता है, पर आप है ना एक सुपरफिशियल रेशनैलिटी दिखाने की कोशिश करोगे.
ठीक है। सो हमने देख लिया एक्शन, यूटिलिटी। ओके। सो अब हम एथिक्स का रिलेशन समझेंगे यूटिलिटेरियनिज्म से। एथिक्स क्या कहता है? राइट क्या है, ठीक है, और हमें करेज होना चाहिए उस राइट को करने की। तो एथिक्स हमें फाइंड करता है कि भाई ये राइट है। यूटिलिटेरियनिज्म भी हमें एथिक्स के साथ अगर देखें तो यूटिलिटेरियनिज्म हमें ये बताता है कि कितना राइट हो, कितना राइट हो, ऑन विच ग्रेविटी, ऑन विच ग्रेटनेस, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस को प्रमोट करे। यानी कि एथिक्स हमें ये फाइंड करने को दे रहा है कि राइट क्या है, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म हमें ये फाइंड करने को दे रहा है कि अगर हम एथिकल डायलेमा में, एथिकल डायलेमा में, तो हम किस चीज को चूज करें। द गाइडिंग फिलोसॉफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रमोट हो और ग्रेटेस्ट लोगों को जो है उसकी एक यूजफुलनेस को प्रमोट, ठीक है। तो बेंथम कहता है कि greatest happiness can be judged by examining what brings biggest smile on the most people। फिर से बोलता हूँ, बेंथम, जेनी बेंथम साहब जो इस थ्योरी को दिया है, greatest happiness can be judged by examining what brings biggest smile on most people। So the driving philosophy behind government schemes, and government scheme की driving philosophy क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को ही तो इंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट स्कीम से। और जेएस मिल साहब ने कॉन्सिक्वेशनलिज्म की बात की। कॉन्सिक्वेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि सी व्हाट एक्शन प्रमोट मोस्ट हैप्पीनेस एंड अवॉइड दोस दैट रिड्यूस हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहां पर हम वापस लिख लेते हैं। बेंथम, बेंथम क्या कहता है अभी बताया हमने, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, बेंथम मैंने बता ही दिया आपको, समझा ही दिया, इसको याद रखना आपको। और जेस मिल क्या कहते हैं? जेस मिल कॉन्सिक्वेशनलिस्ट हैं। जेस मिल कहते हैं कि कौन सा ऐसा एक्शन है, एक्शन जो मोस्ट हैप्पीनेस को प्रमोट करे उसको करो। अरे, मोस्ट हैप्पीनेस को प्रमोट करे उसको तो करो, और जो रिड्यूस करे हैप्पीनेस को उसको मत करो। सिंपल सी बात है जेस मिल, ठीक है। तो पर एक्शन के कॉन्सिक्वेंस पे जज करते हैं जेस मिल, ठीक है। एक और इसमें थिंकर है, वो है पीटर सिंगर। ये अरिजीत सिंह ये गाना नहीं गाते हैं, दरअसल सरनेम है। तो पीटर सिंगर कहते हैं सेलेक्ट द पाथ दैट लीड्स टू बेस्ट आउटकम फॉर द सेल्फ एंड फॉर द अदर्स। कितनी अच्छी लाइन। सेलेक्ट द पाथ दैट लीड्स टू बेस्ट आउटकम फॉर द सेल्फ एंड फॉर द अदर्स। ओके। सो
नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी मच डीपली इंगेजिंग होने वाली है, क्योंकि थ्योरी ऑफ डियोंटोलॉजी को हम खत्म करेंगे। तो डियोंटोलॉजी बहुत ही फेमस है, बहुत बड़े फिलोसोफर। आप कमेंट में बताना कि डियोंटोलॉजी से मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख लिया है, बट आई वांट यू पीपल टू हैव लिटिल बिट रीड ऑन इमानुएल कांट एंड श्रीमद् भागवत गीता आइडिया ऑफ डियोंटोलॉजी। दोनों का कनेक्शन है, कन्वर्जेंस है। ठीक है।